नमस्कार। ब्रज विजन के नए एपिसोड में आज हम फिर संवाद करेंगे। इस बार हम संवाद करेंगे फाइनेंस के ऊपर। श्री नितिन चतुर्वेदी आगरा के ही हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ों का, और वो एक कंपनी भी रन करते हैं जिसमें वो फाइनेंस एडवाइज़र भी हैं। चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें या शेयर ट्रेडिंग की बात करें या आपको इनकम टैक्स के सेविंग के लिए बात करनी है, तो मिस्टर नितिन चतुर्वेदी ने बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, मोर देन 20 इयर्स वो करेंगे। नितिन जी नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि फाइनेंस देश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर आप फाइनेंस लाइन में कैसे आए? सर, इसके लिए मैं अपना एजुकेशन के लिए कह सकता हूँ कि शुरुआत से जब मेरी एजुकेशन थी तो मैंने बीकॉम किया, बीकॉम ऑनर्स किया सेंट जॉन से, उसके बाद एमबीए किया और उसी रेलेवेंट फील्ड में ही मैं आगे बढ़ता गया। और जब मेरा जॉब भी लगा तो वो जॉब भी मेरे को जो है उसी लाइन में लगा। मैंने एचडीएफसी बैंक में नौकरी करी जी। और जो चीज़ हमने पढ़ी थी वही चीज़ जब हम लोगों ने उसको अप्लाई करना शुरू किया तो उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे बनता गया जी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर जितने भी और सर्टिफिकेशंस मार्केट के हो सकते थे वो धीरे धीरे, क्योंकि पढ़ने का शौक़ था थोड़ा सा, तो धीरे धीरे वो इंक्लिनेशन कब प्रोफेशन बन गया पता ही नहीं चला। आपने बैंक एक बहुत लिक्विडेटिव कैरियर है, फिर बैंक से आपने स्विच ऑन किया, अपनी एक कंपनी फॉर्म की और आपने लोगों को एडवाइस करना शुरू किया। तो फाइनेंस देश के लिए हो या एक इंडिविजुअल के लिए हो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप शेयर मार्केट में भी आए, आप म्यूचुअल फंड में भी आए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जो भी आदमी आज की डेट में कोई भी काम कर रहा है जी, उसका अल्टीमेट एम ये है कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है जी। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जब आप काम करते हैं तो सबसे बड़ी जो गलती जो लोग करते हैं जी। वो ये करते हैं कि एक तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता। जी। तो मैं बस ये बोलूँगा कि अगर किसी को अपनी खुद की अर्थव्यवस्था सही करनी है जी, तो सबसे पहले उसको अपना एक क्लियर कट रोड मैप बनाना चाहिए कि वो जो भी सेविंग कर रहा है या जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो किन खर्चों के लिए कर रहा है जी। तो वो जब आपके पास एक क्लियर कट रोड मैप होता है तो आप उस रोड मैप पे जब चलते हो तो प्रॉपर तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। बोले नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि लोग सेविंग क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार ने बोला, किसी नातेदार ने बोला, किसी बैंकर ने बोला, तो इसलिए हम सेविंग कर रहे हैं। एसआईपी अगर अच्छी चीज़ है तो एसआईपी हम कर देते हैं, पर अगर आप उसका एक ब्रॉडर व्यू देखें जी। तो ब्रॉडर व्यू तभी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा जब आप उसके संग एक गोल या एक ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं, क्योंकि वो जो गोल और ऑब्जेक्टिव है जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उसके पीछे लगे रहते हैं और जब ज़रूरत पे चीज़ काम आए तभी मज़ेदारी है, अदरवाइज बीच में अगर आप फाइनेंस या पर्सनल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें या गोल की बात करें तो सबसे पहले एक नौकरी पेशा का जो गोल होता है वो इनकम टैक्स में जो रिबेट मिली हुई है उस पर कार्य करने का होता है। बहुत छोटी चीज़ है सर ये, मतलब इनकम टैक्स की रिबेट एक बहुत छोटी चीज़ है। आप ये मान के चलिए कि जिस दिन आप कमाना शुरू करते हैं जी, उस दिन आपको अपने रिटायरमेंट की चिंता करनी चाहिए। जी। कारण क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल, हम लोग एक लाइफ स्पैन मानते हैं कि 25 साल की उम्र में अगर कोई आदमी नौकरी शुरू करता है और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है तो 35 साल उसका वर्किंग है जी, और 85 साल तक अगर वो जिंदा रहता है तो 35 साल कमाएगा और 25 साल खाली बैठ के उसको उस इन्वेस्टमेंट से खाना है। तो ये एक बहुत लंबा टाइम होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एवरेज एज है आज की डेट में, मोर्टेलिटी रेट जो है वो 85 करीब है। 85। तो आप ये मान के चलिए जब आपने 35 साल काम किया
और अब आने वाले 25 साल में मैं आपको अपने जो अपने काम किए हुए उसमें बैठ के आपको उस पैसे से एंजॉय करना है। एक यूथ है जो कमाना शुरू करता है, उसके पास बड़ी कश्मकश होती है। कश्मकश ये होती है कि भाई उसने पैसा कमाया, ही वांट टू एंजॉय। और आप कह रहे हैं कि जैसे ही वो नौकरी करे वो रिटायरमेंट की बात करने लगे, तो ये बड़ा कन्फ्लिक्टिंग सा इशू होता है। सर, एंजॉय करने के लिए मना कौन कर रहा है? मेरा कहने का मतलब है, अगर हम लोग नॉर्मल कोर्स में मान के चलते हैं कि हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं, हम बोलते हैं 3 प्रजाति के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जितना कमाते हैं वो उतना उड़ा देते हैं जी। ये लोग कभी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कमाते हैं और खर्च करते हैं जी, और जो बच जाता है वो इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग भी कभी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कमाते हैं, बचाते हैं और फिर जितना पैसा बचता है उसको आराम से उड़ाते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है वे, केवल डिसिप्लिन की बात है कि आपने जो रेशो एक तय कर लिया है वो पहले सेविंग करके अलग निकाल दीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और फिर जितना पैसा है आप आराम से उड़ाइए। पर ये जो आप बता रहे हैं, ये एज अ प्रोसेस आपके जैसे लोग या म्यूचुअल फंड वाले लोग या शेयर वाले लोग क्या ये टीचिंग करते हैं, क्या ये बताते हैं? हम लोग अपने सारे कस्टमर्स को यही बोलते हैं कि कल को संवारने के लिए आज को खराब मत करो, पर कल की तैयारी जरूर करो। जो भी चीज़ है, अगर जब कोई भी एक नया बंदा जब कोई काम शुरू करता है तो उस काम में आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे हैज़ार्ड्स भी होते हैं जी। जब उसकी फैमिली ग्रो कर रही होती है तो उसने कुछ सपने देखे होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होती हैं उसकी कि मैं ये करूँगा, मैं अपने बच्चे को यहाँ पहुँचाऊँगा, और किसी रीज़न से अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके लिए उसने क्या तैयारी करके रखी हुई है। कंडीशंस सारी की सारी वैसी की वैसी ही रहती हैं, पर आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर पाएंगे। आप शेयर मार्केट में काफ़ी एडवाइस करते हैं लोगों को, तो मैं शेयर मार्केट पे चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एनएससी और बीएससी ये बड़े कॉमन वर्ड हैं कॉमन आदमी के लिए, ये क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं? सर, बीएससी अगर हम लोग देखते हैं तो वो है बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक फर्म थी जो है मेरे ख्याल से 1875 में कुछ व्यापारियों ने मिलके जो है एक वो जगह बनाई थी। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट, मैं आपको मतलब बेसिकली पहले ये बता दूं स्टॉक मार्केट क्या है जी। स्टॉक मार्केट बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी एक मंडी है जहाँ पे हम कंपनीज की खरीद फरोख्त करते हैं जी। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी जब 2 तरीके से पैसा रेज हो सकता है, एक डेट के थ्रू और एक इक्विटी के थ्रू। डेट और इक्विटी का मतलब ये है, डेट में जो है आपको एक सर्टेन अमाउंट उधारी चुकानी पड़ती है और इक्विटी में क्या होता है, आपका मालिकाना हक होता है। तो जब आपकी कंपनी ग्रो करती है तो आप भी ग्रो करते हो साथ में जी। और कंट्री भी ग्रो करती है, क्योंकि कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो कई बार इतने नहीं होते कि हम एक इस्टेब्लिशमेंट, एक बहुत बड़ी कंपनी खोल सकें। पर पब्लिक जब सब लोग मिलके जब पैसा उसमें लगाते हैं तो वो एक कंपनी अपने आप बड़ी हो जाती है। और स्टॉक मार्केट का रोल इसलिए बहुत प्रीडोमिनेंट हो जाता है कि जब शेयर्स हम लोग जब खरीद फरोख्त करते हैं तो जो अट्रैक्शन है वो यही तो है कि आपने अगर एक सर्टेन रेट पे शेयर खरीदा जी। और वो एप्रिशिएट कर गया तो आपके पास 2 ऑप्शन होते थे पहले, या तो आप कंपनी को बेचो या आपने किसी या आप ग्राहक खुद ढूंढो। एक्सचेंज की वजह से क्या हुआ, अब आपको ना तो ग्राहक ढूंढने की जरूरत है और ना ही आपको कंपनी को देने की जरूरत है कि जहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन हो। अब एक्सचेंज खरीदता है और एक्सचेंज बेचता है, तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, आपके पास ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि जिस चीज़ को मैंने खरीदा वो चीज़ मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी, या जिस चीज़ को मैंने बेचा उसका पैसा मेरे पास समय से आएगा कि नहीं आएगा। तो जो एक्सचेंज जब बना, उसको एक्सचेंज को फॉर्मलाइज किया गया, तो उस रीज़न से ये सारी चीज़ें बहुत सीमलेस हो गई कि अब आपको ये कोई दिक्कत नहीं है कि कब आपका पैसा जो है वो आपका टाइम से पैसा आता है। जो इनका सेटलमेंट है T+2 का सेटलमेंट है, तो एनी हाउ अगर आपने अगर पेमेंट रिक्वेस्ट डाल रखी है
तो 3rd डे टू 4th डे में आराम से पैसा आ ही जाता है। कोई मतलब आज तक कभी ऐसा कोई डिले नहीं हुई पर है। आप स्टॉक जो ट्रेडिंग होती है उससे आप इकोनॉमी से कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैं अभी आपका एक आधा क्वेश्चन का, पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब रह गया था, जिसमें मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दिया। NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 1992 में एक हर्षद मेहता के जो स्टॉक में वो हुआ था, स्कैम हुआ था, उसके बाद एक क्रिएट किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई चीज़ें इवॉल्व करी, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया, जो कि रेगुलेटर है। और उस रेगुलेटर ने मेक श्योर किया कि कोई भी, मतलब रेगुलेटर वाज एक्टिंग एज अ वॉच डॉग। तो वो सारी चीज़ें एक्टिविटी इसलिए करेगी कोई भी चीज़ गलत गड़बड़ ना हो। तो सेबी के जो गठन था वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये देखती है कि कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी गड़बड़ चीज़ ना हो। अब जहाँ तक आपका जो दूसरा सवाल था, जहाँ आपने बोला कि ये अर्थव्यवस्था को कैसे मदद करता है, तो अर्थव्यवस्था में अगर आप देखिए तो अगर GDP का हम लोग कंपोनेंट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कितनी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हुई, कितनी सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी, कितना एग्रीकल्चर हमारा हुआ, उन सबको क्यूमुलेट करके हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं। और जब कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी आती है, जब कंपनीज के पास बिजनेस ज़्यादा आता है, तो उससे धीरे धीरे क्या है, आपकी एक ब्रांड इक्विटी बनती है कंट्री की। आपका FDI इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं वो कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आते हैं। तो आपके पास कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। आज FIs जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास डॉलर का फ्लो आता है। तो जब हमारा डॉलर का फ्लो आता है तो हमारी करेंसी उस बेसिस के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल है ये। और ये जो हम लोग कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज कंसीडर्ड एज रेप्लिका ऑफ what is happening in the country, what is happening in the country, replica of economy. yes. तो अगर आपका स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो एक उसका इंडिकेटर होता है कि ये थिंग्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। और अगर किसी रीजन से ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में डाउन है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आपकी इकोनॉमी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। जो शेयर खरीदने का प्रोसेस होता है, अभी सिर्फ इंडियंस ही खरीदते हैं या फॉरेन बायर्स भी? फॉरेन बायर्स भी खरीदते हैं। उनका एक पूरा चैनल होता है, जो FDI इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस आके इंडिया में जब परचेज करते हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, एक तरीका है, जो उनको सेबी की कंप्लाइंस पूरी तरीके से माननी पड़ती है। और उस कंप्लाइंस के बेसिस के ऊपर वो जो है, तो क्या जब प्रॉफिट होता है तो उसको बाहर ले जा सकते हैं देश के, या कुछ परसेंटेज ही ले जा सकते हैं? टैक्सेशन तो उसके लिए पूरा टैक्सेशन वो बना हुआ है, तो टैक्स पे करके पैसा तो लेके जा सकते हैं। पर जो पूरा जो एक रूल बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो भी पैसा है, टैक्सेशन है, वो सब पे ऑफ करके तब ले जा सकते हो। इंडियंस भी जाके बाहर के जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें अब कर सकते हैं। अभी जैसे गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ पे अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया वो लगाया है, जहाँ पे हम जिस एक्सचेंज के अंदर हम लोग अगर हम चाहें तो हम फेसबुक का शेयर भी खरीद सकते हैं, गूगल का शेयर भी खरीद सकते हैं। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ही अभी एक रिसेंटली एक नया एक्सचेंज लगाया है। हम SGX निफ्टी खरीद सकते हैं, जो सिंगापुर निफ्टी होती है, तो वो भी परचेज कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे वो प्रचलन में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंडीशन है कि जिसका ऑफिस गिफ्ट सिटी में होगा वही केवल उसको ऑपरेट कर सकता है। तो धीरे धीरे ब्रोकर्स अब धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी, मतलब अगर चालू हो गया है वो। मैं अगर कोई अमेरिका की कंपनी है जिसमें मैं फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके शेयर खरीदे जाएं, बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। तो वो इंडिया में बैठ के मैं खरीद सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये एक प्रगतिशील स्टेप है, बहुत प्रगतिशील स्टेप है, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कि हम ग्लोबल विलेज की तरह हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, तो आपको बट ऑब्वियसली यू शुड हैव अपॉर्चुनिटी कि जब वो उनके पास अपॉर्चुनिटी है हमारे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो वी शुड ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट देयर। और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या एक कॉमन आदमी जो शेयर खरीदना चाहता है, क्या वो डायरेक्टली खरीद सकता है? नहीं, कोई भी आदमी डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकता, उसको किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ही आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है,
आपका पूरा एक टैक्सेशन वो है पूरी इसके अंदर जो है वो आपको देने पड़ते हैं, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट रेस होता है और बाकायदा पूरा लीगल तरीके से है, जो बंदा काम कर रहा है उसका भी पूरा KYC मतलब ये हर्षद मेहता के केस के बाद हर्षद मेहता के बाद जैसे कहते हैं ना सुनामी के बाद जो भी नई चीज़ बनती है वो नए तरीके से बहुत अच्छी बनती है। तो मैं मतलब आपको एक बहुत अच्छा डेटा देना चाहूँगा कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जी वो वर्ल्ड का सबसे मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट stock exchange in terms of volume, okay, not in value, in terms of volume. Number of shares purchased and sold is very high. Is very high. उसके बाद it was the first exchange in the world जिसने इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी थी, जिसकी वजह से आज हम लोग आगरा में बैठ के जो है वहाँ के शेयर प्राइस वीसेट वाली जो कनेक्टिविटी जो थी वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही पॉसिबल हो पाई थी। उसके बाद वर्ल्ड हैज फॉलोड अस। क्या हम कह सकते हैं कि भारत में जो फाइनेंस जो डे एक सेलिब्रेट किया जाता है उसकी तैयारी सरकारों ने जो भी रही उन्होंने की, सरकारों ने? देखिए बेसिकली क्या है कि अभी भी हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। जो होना चाहिए कि मतलब जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं, जब डेटास देखते हैं तो डोमेस्टिक सेविंग बहुत ज़्यादा है अभी। डोमेस्टिक सेविंग से आपका मतलब बैंक के अंदर पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा है, एफडी में ज़्यादा है, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा भी पड़ा हुआ है, पर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। जैसे हम अमेरिका से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं तो अमेरिका में जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 40। पर ये आयरनी नहीं लगती है? आप कहते हैं कि बैंक में बहुत पैसा है और बैंक का करोड़ों पैसा डूब भी गया। देखिए सर, बैंक के पास जब क्या होता था कि अगर वो एक पूरी तरीके से एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर हम किसी दिन और लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर बैंक्स का जो पैसा जो डूबा वो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ कस्टमर की वजह से डूबा, उसमें इकोनॉमी का कोई ऐसा कोई रोल नहीं था जी। हम लोग क्या है कि हम लोग ये मान के चलते थे कि अभी भी बैंक्स का बहुत एक आउटलुक था कि जो आदमी वेल्दी है, जो आदमी लोन चुका सकता है, तो कोशिश करी जाती है उसी को लोन देने की जी। तो हिंदुस्तान में हो क्या रहा था कि जिस व्यक्ति को लोन नहीं चाहिए था उसको भी लोन दे रहे थे, और जिस व्यक्ति को एक्चुअल में लोन चाहिए था उसे मिल नहीं रहा था। अभी हम अगर बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछें, अभी तो हमने शेयर की बात की, एक म्यूचुअल फंड भी फाइनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो क्या प्रोसेस है उसका? सर म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट के अंदर अगर सिमिलैरिटी की बात करें जी, तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड भी पैसा जो है इक्विटी मार्केट में और होलसेल डेट मार्केट में ही लगाते हैं जी। तो मार्केट वही है, तरीका फ़र्क हो जाता है। जैसे कि आप अगर ये मान के चलते हैं कि जिस जगह आपको एड्रेस नहीं मालूम, कोई रास्ते नहीं मालूम, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं जी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आप गाड़ी में बैठिए, टिकट कटाइए और आराम से बैठिए, सफ़र का मज़ा लीजिए। सारी जिम्मेदारी जो है वो अब जो गाड़ी चला रहा है उसकी होती है जी। जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, जो ड्राइवर कंडक्टर जो है उनकी जिम्मेदारी है, और जैसे ही डेस्टिनेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा कि आप उतर जाइए। तो ड्राइवर है फंड मैनेजर, आप कंडक्टर हम लोग को बोल सकते हो तो हम लोग जो है इस तरीके से आपको याद रखते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जब जाते हैं तो जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट की जी, वो एक फंड मैनेजर के पास इन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है एक आम आदमी के। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी छोटे निवेशक हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से नीचे तक का है जी, उनको कायदे से म्यूचुअल फंड का ही रूट पकड़ना चाहिए। अच्छा। वो इसलिए पकड़ना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ खरीदनी है और किस टाइम पे कौन सी चीज़ बेचनी है, वो ये डिसीजन जो है वो एक एक्सपर्ट को ही लाता है जी। आज की डेट में चढ़ना बहुत आसान होता है और उतरना बड़ा मुश्किल होता है। लोग गूगल पे भी जो चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल पे भी पास्ट रिजल्ट्स आते हैं कि जो इवेंट्स हो चुके होते हैं वो आते हैं। तो बेसिकली फंड मैनेजर का रोल जो है वो उससे और बियॉन्ड है। फंड मैनेजर ये देखता है कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा, वो ट्रेंड सेट करता है जी। और जब उसको फॉलो करते हैं, जब फंड मैनेजर निकल रहा होता है तब पब्लिक घुस रही होती है जी।
तो ये इसलिए जो है ना, इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, और डायरेक्ट इक्विटी में जब पैसा लगाते हैं तो पैसा नहीं बनता। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है इक्विटी मार्केट की, और आपको ट्रेडिंग करनी बहुत अच्छी तरीके से आती है, सब कुछ आता है, तो इक्विटी मार्केट से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। नहीं, जो सेबी के ऑथराइज्ड जो पार्टनर्स हैं, जो लोगों का शेयर्स में पैसा लगवाते हैं, क्या वो ये इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं कर सकते? नहीं, एक्चुअली हम लोग जो है ना, एडवाइजरी जो है वो एडवाइजरी, किसी भी तरीके की एडवाइजरी हम लोग जो अगर ब्रोकिंग कर रहे हैं तो हम एडवाइजरी नहीं कर सकते, और जो एडवाइजरी कर रहा है वो ब्रोकिंग नहीं कर सकता। अच्छा, ये बहुत क्लियर है। ये बहुत क्लियर है, बहुत मतलब सेबी की गाइडलाइंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि जो आदमी आपको ट्रेडिंग, हमारा काम है केवल आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और ट्रेड करवाना जी। हम अपनी तरफ से अगर कोई आपको गाइडेंस देते हैं या वो होता है, तो उसके लिए हम लोग आपके पास, हमारे पास जैसे कंपनी की रिसर्च है अपनी, तो कंपनी की रिसर्च हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से आपको कोई राय नहीं देते। अगर जो कंपनी जो केवल एडवाइजरी के अंदर है, वो केवल एडवाइजरी देगी, तो वो ब्रोकिंग नहीं कर सकती। तो ये जो चीजें हैं, और म्यूचुअल फंड में क्या है, आपकी कॉस्ट बहुत कम रहती है जी, आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट इन कंपैरिजन बहुत कम रहती है, और आपके पास एक एक्सपर्ट है जो है, और सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड के संग क्या होती है कि जो पूल ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग थे जो अपने उस इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट नहीं कर पाए थे जी। पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा डाला भी था। तो पूरा एक बात बताइए कि म्यूचुअल फंड अगर कोई लेता है तो क्या वो उसमें भी ट्रेड कर सकता है? म्यूचुअल फंड में करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग क्या है, मतलब वो तो बेसिकली आज ले लिया और 4 दिन में रिडीम कर दिया, 10 दिन में रिडीम कर दिया, तो ऐसे पैसा नहीं बन सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पैसा अगर आप लगाइए तो कम से कम 10 साल का टाइम होराइजन लेके लगाइए, क्योंकि आने वाले 10 साल हिंदुस्तान के गोल्डन पीरियड है जी। और ये शायद पीरियड वापस लौट के दशकों बाद आएगा जी। तो इसलिए हम लोग अगर इस मौके का फायदा उठाते हैं और वी इन्वेस्ट इन इंडिया, तो ये पक्की बात है कि हमारा पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़ रही है, हम लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 से ऊपर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखा गया है कि जब भी किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $2000 के ऊपर निकल जाती है तो लोगों का पैसा फिर बहुत सारी चीज़ों में खर्च होना शुरू हो जाता है, कंजम्पशन में, लाइफ स्टाइल पे, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी को रोल करती हैं, और जब इकोनॉमी रोल करेगी अच्छी तरीके से तो आपका पैसा बनेगा। आप ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपका इमेजिनेशन क्या है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स हाउ ब्रज क्षेत्र कैसा होना चाहिए? सर मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैं तो बॉर्न एंड बॉट अप आगरा में हुआ हूँ और मुझे आगरा बीइंग अ टूरिस्ट सिटी, मुझे आगरा से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन धीरे धीरे काम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आ रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन ब्रज क्षेत्र हो सकता है। इस पूरे ब्रज क्षेत्र को अगर एक पूरे पैकेज की तरह बनाया जाए, इस पूरे उसको थोड़ा सा मार्केट किया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। आपके पास हेरिटेज है, भगवान श्री कृष्ण से लेके पूरे यहाँ तक श्री रामचंद्र जी तक के सारी हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। हमारे पास उस टूरिज्म को हमने कभी हाईलाइट नहीं किया। हम लोगों ने केवल जितनी भी टूरिज्म जो थी वो एक ताजमहल पे आके सेंट्रिक कर दी है, पर ताजमहल से भी ज़्यादा बियॉन्ड ये ब्रज क्षेत्र जो है ये बहुत बड़ा है। अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट से पूछें, हाउ यू लुक ब्रज क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट लोग सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा? They are doing. Agra is one of the very big destination for mutual fund in Uttar Pradesh. It is one of the biggest city. मतलब it in a chronological order, I suppose it comes something around 4th or 5th position in India. Oh, sorry, in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh. So that's a good news. That's very good news. Means Agra is a prosperous city. Is a prosperous. Very good. अच्छा, एक और हम अपने सारे गेस्ट से एक सवाल पूछते हैं। हम ये कहते हैं कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सर सारे यूथ्स को ये बोलूँगा कि कंसंट्रेट ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम लोग अर्न करना शुरू करते हैं तो स्पेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ के साथ अर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
माई फादर यूज टू से वन थिंग कि अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए कमाता है और 1 लाख रुपए उड़ा देता है तो उसके साल के एंड में उसके पास कुछ नहीं बचता जी। और वही एक आदमी अगर 10,000 रुपये कमाता है और 2,000 रुपये बचाता है तो साल के एंड में 24,000 रुपये बचते हैं जी। तो उसका लेवल हमेशा। तो अगर हम आज की डेट में हम अपने आगे की सोच के चलें कि हमें 25 साल जो है फ्यूचर में बेगर किसी कमाई के रहना है और मस्त ज़िंदगी जीनी है, तो आज से ही हमें प्लान करना पड़ेगा। और हमारे प्लान्स जो है शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए जी। हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमारे पास सारी एनर्जी, सारी ताकत, सब कुछ है। हमारे को 85 साल तक एंजॉय करना है। 40-42 साल की उम्र में अगर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है तो ना तो उसको अपनी नौकरी में प्रेशर रहेगा जी, हेल्थ हैजार्ड से बचेगा वो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम सही है। उसके बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी पाएगा और आने वाले टाइम में जो उसकी ज़िंदगी है वो मस्त रहेगी। तो और देश के लिए भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन सब लोगों में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जब लोग सब पैसा बचाएंगे, बढ़ाएंगे, नई नई कंपनीज में पैसा लगेगा, ये एक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, देश का विकास होगा। तो मतलब अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन को ढंग से अच्छी तरीके से एक प्रोसेस कर दिया, यूथ अगर शुरुआत से उस सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली मेंटेलिटी को लेके चले तो वो कभी भी दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं रहेगा, नौकरी का प्रेशर कभी नहीं होगा। धन्यवाद नितिन जी, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई फाइनेंस के ऊपर और सेविंग्स के ऊपर। हम फिर से आपको एक बार बुलाएंगे और नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।